आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So dear students, welcome again to the Al-Munir Science Academy। मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर। तो बच्चों आज हम देखेंगे बेसिकली कि वाटर हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसी तरह से इंपॉर्टेंट है जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई हम खाना क्यों खाते हैं, तो आप फौरन कहेंगे कि सर हम जिंदा नहीं रह सकते। मैं आपसे कहूं कि हम सांस क्यों लेते हैं, आप कहेंगे सर हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन असल में आपने पीछे लॉजिकल आंसर नहीं बताया। लॉजिकली इसका आंसर ये है कि भाई हम फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए एटीपी, क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी। अब हमें एटीपी चाहिए और हम एटीपी तब बना सकते हैं जब हमारी बॉडी में फूड होगी, मतलब हम फूड लेंगे, वो एटीपी बनाएगी और हम काम करेंगे। इसी तरह मैं आपसे कहूं कि आप जो है ना सांस क्यों ले रहे हैं, तो इसका ये आंसर नहीं कि हम जिंदा नहीं रह सकते। आप असल में वजह बताओ कि हम मरते हैं, तो मरते क्यों है? मरते इसलिए बच्चों क्योंकि हमने अगर एटीपी लेनी है ना ग्लूकोज से, तो हमें चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जाके क्या करवाएगी, एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसके नतीजे में क्या होगा कि एटीपी बनेगी। तो असल में लॉजिकल आंसर हमें पता होने चाहिए। इसी तरह अगर मैं आज आपसे पूछूं कि बेटे वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे सर वाटर के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम देखेंगे कि वाटर के बगैर हम जिंदा क्यों नहीं रह सकते, वो आज हमने क्लियर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम इन हेडिंग्स की फॉर्म में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हमने देखा था, हम बेसिकली चैप्टर पढ़ रहे थे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, और उसमें हमने क्या देखा कि वाटर इसका फार्मूला क्या है, H2O। और चूंकि इसमें कार्बन तो नहीं है, हाइड्रोजन है, सो आई कैन से कि अगर कार्बन नहीं है हाइड्रोजन है तो इसका मतलब यह है कि ये इनऑर्गेनिक है। अगर दोनों ही होते तो ये ऑर्गेनिक था। तो पहली बात ये कि ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक। और जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने एक कंपैरिजन पढ़ा था किन किन के दरमियान में, एक बैक्टीरियल सेल और एक मैमेलियन सेल। उनमें हमने देखा था कि दोनों सेल्स में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में क्या पाया जाता है, वाटर। अगर सबसे ज्यादा वाटर पाया जाता है तो इसका मतलब वाटर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए इसकी क्या वजह है जिसकी वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी है, ठीक है, इसमें देखा जाए तो इसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन पाई जाएगी वो कितनी पाई जाएगी, 65 से लेके 89% तक वाटर पाया जा सकता है। मतलब 65 नहीं, 89 नहीं, यहां इस रेंज में पाया जा सकता है। मतलब 65 से लेके 89 तक की रेंज में पाया जाता है। अगर मैं ब्रेन सेल्स को देखूं तो उनमें 85% वाटर पाया जाता है। अगर बोन्स देखूं तो बोन्स में पाया जाता है 20%। ये तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, लेकिन अगर मैं कहूं एनिमल्स की, सॉरी प्लांट्स की, और प्लांट्स के अगर सीड्स में देखा जाए तो उसमें भी 20% पाया जाता है। आप कहेंगे सर फिर हम क्या रीजन बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक इंसान के अंदर क्या पाया जाता है, पानी कितना पाया जाता है, तो आप 85 नहीं कहेंगे, आप 89 नहीं कहेंगे, आप 85 नहीं कहेंगे, आप 20% भी नहीं कहेंगे, आप इनकी एवरेज लेंगे। एवरेज निकालने, और एवरेज निकालने से पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर पाया जाता है वो पाया जाता है बेटे 70%। तो पहली बात क्लियर है कि हाँ डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट कंसंट्रेशन में पाया जा सकता है। जैसे ब्रेन में 85% है, काफी ज्यादा है, लेकिन उतना ही कम क्या है, बोन्स में 20% है। तो फिर आप सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन का एवरेज लें, और एवरेज से हमें आइडिया होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो 20% सॉरी 70% है वो क्या पाया जाता है, वाटर। अब हमें पता चल गया वाटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए जरा देखते हैं ये बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने की वजह से वाटर को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ द लाइफ। अरे बच्चों मीडियम ऑफ द लाइफ मतलब इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो हमारे जहन में पहली बात आती है कि क्या वजह है इसकी, जिसकी वजह से ये जो है ना ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ वजूहत हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। ये वो बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो वाटर है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम पॉइंट क्लियर करेंगे, थर्ड, वो कौन सा जी, बेस्ट सोल्यूशन। अब सर पढ़ हम बायोलॉजी रहे हैं लेकिन सोल्यूशन का क्या ताल्लुक है। बच्चों याद रखना बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है कि या तो इंजाइम क्या सबस्ट्रेट को तोड़ के प्रोडक्ट बना रहा है, दूसरी बात या मुख्तलिफ आयंस मिलके नए मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो असल में ये सारा काम तभी हो सकता है अगर फॉर्म सोल्यूशन है, मतलब अगर लिक्विड फॉर्म में है कोई चीज। तो जैसे ना मैं आपसे कहूं एक आयन इधर पड़ा है दूसरा आयन इधर है, तो अगर उसमें एक दूसरे से मिलना है तो वो कैसे मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिल नहीं सकते। तो अगर वो सोल्यूशन फॉर्म में बेसिकली, तो वो क्या है, इजीली वाटर के साथ मूव करके एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो पहली बात हमें क्लियर हो गई कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट रिएक्शंस होने हैं वो एक सोल्यूशन फॉर्म में होने हैं। अगर सोल्यूशन फॉर्म में होने बच्चों, तो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। क्योंकि दो कंपोनेंट कौन से, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट, तो सोलवेंट क्या है, वाटर। तो पहली बात हमें क्लियर क्या हुई है
कि बॉडी के जितना भी सोल्यूशन पाया जाता है उसमें जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है, वाटर, वाटर एज सॉल्वेंट। अब अगर हम सॉल्वेंट को डिटेल में देखें तो हमें पता चलता है कि जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है सोल्यूशन में, और चूंकि ये ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है तो ये चीजों को डिसॉल्व करता है। आप वाटर देखें तो वाटर का फार्मूला क्या है, HO साथ में H। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इधर से भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस है। क्योंकि इस स्किन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए, सो इट इज कॉल्ड द पोलर मॉलिक्यूल। पोलर, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, पहली बात ये याद रखनी है। अब चूंकि ये सोलवेंट है तो हम जानते हैं कि सोलवेंट जिस तरह का होगा उसी तरह के सोल्यूट को हल करवाएगा। लाइक डिसॉल्व लाइक रूल क्या कहता है कि जिस तरह की कोई चीज होती है वो उसी तरह की चीजों को हल करवाती है। तो ये पोलर है तो ये पोलर चीजों को हल करवाएगा, नॉन पोलर को हल नहीं करवाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कोई चीज आयनिक कंपाउंड से बनती है, आयनिक बॉन्ड, सॉरी आयोनिक बॉन्डिंग, अगर कोई चीज आयनिक बॉन्डिंग से बनती है तो उसमें हमें पता है कि जैसे NaCl, अब देखा जाए तो इसके ऊपर, इसको अगर तोड़ा जाए तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि अब इनके ऊपर भी चार्जेस हैं, सो आई कैन से कि दीज आर आल्सो पोलर। अब ये भी पोलर है तो ये इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। आप कहेंगे सर क्या आयनिक बॉन्डिंग से बनने वाले मतलब आयनिक कंपाउंड ही पानी के अंदर हल होंगे या कोई और चीज भी होगी? तो जो आयनिक नहीं है तो वो कौन से है, वो नॉन आयनिक। जैसे मैं कहूं नॉन आयोनिक। अब नॉन आयनिक में क्या आता है मेरे पास, जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग से कोई चीज बनती है तो वो जाहिर सी बात या तो वो पोलर होगी या फिर क्या है, नॉन पोलर। हम जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग दो तरह की होती है, नॉन पोलर और पोलर। जो पोलर है उनके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड सारे के सारे पानी के अंदर हल हो जाएंगे, और कोवलेंट कंपाउंड में, जिनको हम नॉन आयनिक भी कह सकते हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड है उनमें जो पोलर है वो पानी के अंदर हल हो जाएंगे, लेकिन नॉन पोलर पानी के अंदर हल नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला ने एक बड़ी अच्छी तरतीब बनाई हुई है। इसके आगे इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। हमने कहा वाटर जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये बॉडी का सोल्यूशन का सोलवेंट बना रहे हैं। अगर सोलवेंट बना रहे हैं तो ये चीजों को हल कर रहे हैं, और चीजों को हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए इसकी नेचर क्या है। तो चूंकि पानी पोलर है तो ये मुख्तलिफ पोलर चीजों को हल करवाएगा। और पोलर चीजें कौन सी हैं? जो आयनिक बॉन्डिंग से बने, लेकिन नॉन आयनिक मतलब कोवलेंट में देखा जाए तो पोलर कंपाउंड ऐसे हैं जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं, लेकिन नॉन पोलर पानी के अंदर हल नहीं होंगे। आप कहेंगे सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस नेक्स्ट वाले पॉइंट में दी है कि भाई सोलिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखें अगर कोई चीज हल हो रही है तो वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो सोल्यूशन का पार्ट बन रही है, लेकिन अगर नहीं हल हो रही तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसके लिए भी एक जो है ना वो बहुत अच्छी बात रखी है। वो ये है कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जैसे ये सेल है, सेल, अब सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? लिपर्ड्स की बाइलेयर से ऐसे। अब लिपर्ड की जो बाई लेयर है ये वाली, इसका ये जो पोर्शन है नीचे सेंटर वाला, ये पानी के अंदर हल नहीं होता, मतलब नॉन सोल्यूबल इन वाटर। बच्चे अगर क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये वाला पोर्शन मतलब लिपर्ड्स का जो पोर्शन है वो नॉन सोल्यूबल है, इसीलिए ये पानी के अंदर हल नहीं होता। अगर ये पानी के अंदर हल हो जाता तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन बरकरार ना रहती, ये टूट जाती। तो इसका मतलब अगर कोई चीज पानी में हल हो रही है तो वो मिलके सोल्यूशन बना रही है, और अगर सोल्यूशन बना रही है तो मुख्तलिफ तरह की बॉन्डिंग से नई चीजें बना रही है। लेकिन अगर कोई चीज नहीं हल हो रही, जैसे कि हमारे पास लिपर्ड्स, क्योंकि ये पानी के अंदर हल नहीं हो रहे, अगर ये नहीं हो रहे तो इसमें भी फायदा है। इसमें फायदा क्या है? एक तो हमारी सेल मेम्ब्रेन मेंटेन है, दूसरी बात बच्चों आप जानते हैं कि हर ऑर्गेनेली के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन है, तो वो भी लिपिड्स की बनी तो वो भी पानी के अंदर हल नहीं होगी। इसका मतलब इस तरह जो हर मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेली है ना, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल एनवायरनमेंट साइटोप्लाज्म से डिफरेंट रखने में किसका रोल है? नॉन पोलैरिटी का। मतलब मैं आपसे कहूं ये मेरे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, चूंकि ये तो लिपिड्स की बनी है और ये पानी के अंदर हल नहीं होगी, जब ये नहीं होगी तो ये चीजें जो अंदर है ये वाली, ये इससे सेपरेट रहेंगी। तो सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, डिफरेंट पोर्शंस बनाने में या सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में भी किसका रोल है? वो भी जो ना लिपिड की लेयर का है। और लिपिड की लेयर के अंदर जो चूंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, तो ये इसीलिए डिसॉल्व नहीं होती, ये टूटती नहीं है। इस तरह सेल मेम्ब्रेन मेंटेन रहती है। जब सेल मेम्ब्रेन मेंटेन रहेगी तो हमारा सेल मेंटेन तो टिश्यूज, इसी तरह हमारी बॉडी पूरी की पूरी मेंटेन रहती है। तो हमने 2 पॉइंट्स बेसिकली इसमें क्लियर क्या किया है कि हमारी बॉडी जो है वो
ये वाटर जो है क्या, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पोलर है, ये बॉडी का सोलवेंट बना रहा है, सोलवेंट बनाने के साथ साथ ये चीजों को हल करवा के मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस करवाएगा, और अगर नहीं भी हल हो रहा तो उसमें भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, और वो बेनिफिट क्या है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखते हैं जी, 2 पॉइंट्स हमने क्लियर करनी है। थर्ड वाला पॉइंट क्या है जी, बायोकेमिकल रिएक्शंस। अरे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपसे कहता हूं, हम 9 से लेके अभी तक यही सुनते हैं कि तमाम के तमाम एंजाइम्स एक्वस मीडियम में काम करते हैं। एक्वस मीडियम का मतलब क्या है कि वो वाटर वाले मीडियम में काम करेंगे, मतलब अगर वाटर है तो एंजाइम काम करेंगे, अगर वाटर नहीं है तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। अब ये हमारे मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसके पीछे रीजन क्या है। मतलब मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर अगर आपने एंजाइम के एक्शन करवाना है तो आपको वाटर देना पड़ेगा। आपका लॉजिक बन सकता है सर क्यों, वजह, क्योंकि आपने वजह क्लियर करनी है। और याद रखो बच्चों, कुरान मजीद के अलावा आप हर चीज में वजह डिसाइड कर सकते हो। मतलब हम कुरान मजीद में तो हम कहते हैं कि इसमें कोई शक है ही नहीं ना। साइंस की कोई भी बुक देखो तो उसमें आप ये पूछ सकते हैं कि इसकी वजह क्या है, वजह क्यों इसकी। इसी तरह कोई चीज गलत साबित होगी और नई नई इन्वेंशन आती हैं, तो अगर हम एक ही चीज को सच मान लें तो उसका मतलब ये गलत बात है। हमें कुरान मजीद के अलावा किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो साइंस में आपने वजह को ढूंढना है, और अब वजह क्या है कि वाई एंजाइम रिक्वायर एक्वस मीडियम, एंजाइम को काम करने के लिए एक्वस मीडियम क्यों चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं कि एंजाइम काम करेंगे तब जब एक्वस मीडियम है, तब काम करेंगे जब एक्वस मीडियम है। द रीजन इसके पीछे क्या है, तो आइए वो देखते हैं। उससे पहले हमें एंजाइम की कंपोजिशन देखनी पड़ेगी। और बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, अगर एंजाइम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो एंजाइम जब भी काम करते हैं उनके स्ट्रक्चर्स चेंज होते रहते हैं। स्ट्रक्चर का चेंज का मतलब क्या है कि देखो ना, एंजाइम सबसे पहले देखो एंजाइम बने किस चीज के, एंजाइम आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, और प्रोटीन किसके बने हैं, अमाइनो एसिड्स के। इसका मतलब एक बात क्लियर करनी है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन को बना रहे हैं, प्रोटीन किसको बना रहे हैं, एंजाइम्स को। अब अगर अमाइनो एसिड को आप प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं, मतलब अमाइनो एसिड को मिला के प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं, तो उसको देखें जरा, तो हम कहते हैं कार्बन RHCOOH और NH2। इधर से भी कार्बन RHCOOH और NH2। यहां पे OH जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव होगा तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड कब बना है, जब वाटर निकला है। और मैंने आपको एक बात बताई है कि एंजाइम्स को अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ता है, मतलब सबस्ट्रेट के लिहाज से उनको अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। स्ट्रक्चर चेंज का मतलब है कि वो प्रोटीन चेंज करेंगे, मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज करना है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कभी उनको अमाइनो एसिड का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और नया बनाना पड़ेगा। इसका मतलब बॉन्ड तोड़ना भी पड़ेगा एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए। मुख्तलिफ जगहों पे बॉन्डिंग, मतलब अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड है ना, जो पेप्टाइड बॉन्ड है, वो तोड़ना पड़ेगा। अच्छा याद रखो, जब आपने बॉन्ड बनाया था तो वाटर आपने निकाला था। अगर आपने बॉन्ड तोड़ना है तो आपको वाटर देना पड़ेगा जो आपने लिया है। और वाटर कब देंगे, जब वाटर होगा। तो इसीलिए एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उनको कई दफा बॉन्डिंग तोड़ना पड़ती है, और बॉन्डिंग तोड़ने के लिए जो पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ना है तो उसको मतलब उनको वाटर देना पड़ेगा। जब वाटर देना है तो उसका मतलब है जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ही नया बॉन्ड बनेगा, तब ही एक एंजाइम का स्ट्रक्चर मेंटेन रह सकता है। तो पहला लॉजिक तो ये हुआ कि एंजाइम को अपना स्ट्रक्चर में तब्दीली करने के लिए किसकी जरूरत है, वाटर की। दूसरी वजह ये है कि कुछ एंजाइम्स को, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने ये ग्लूकोज क्या यूनिट है, ग्लूकोज, फिर दूसरा ग्लूकोज का यूनिट है, तो आपने सर ये क्या बना है, माल्टोज। अब आप माल्टोज को तोड़ना चाहते हैं, ग्लूकोज अलग करना चाहते हैं। तो बेटे जब ये बॉन्ड बना था, मतलब दो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब ये वाला बॉन्ड बना था तब भी वाटर निकला था। और अब आपने क्योंकि वाटर देना है, वाटर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप इनको तोड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब बाज औकात एंजाइम्स को काम करने के लिए, अपने स्ट्रक्चर में तब्दीली के लिए ये बॉन्ड तोड़ने के लिए वाटर चाहिए। और बाज औकात एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट यूज करते हैं वाटर को। देखो ना, वाटर को यूज करके फिर मॉलिक्यूल को तोड़ा है। तो ऐसे ही तो होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारी बॉडी में स्टार्च तोड़ रहा है,
टूट रहा है, और वो कौन तोड़ रहा है? वो माइलेज। और माइलेज क्या कर रहा है? उसको वाटर दे रहा है, उसका वाटर दे रहा है, और ये दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ता जा रहा है और माल्टोज बनाता जा रहा है। इसी तरह फिर माइलेज आएगा, वो क्या करेगा? माल्टोज के दरमियान में जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ेगा और ग्लूकोज बनाता जाएगा। तो एक बात क्लियर हो गई, वो ये है कि भाई कई दफा एंजाइम को अपने स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए वाटर की जरूरत है, और बाज औकात वो वाटर को यूज कर रहा है, तो जो चीज एंजाइम यूज करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो बाज औकात वो सबस्ट्रेट के तौर पे वाटर को यूज करके जो है ना वो नई चीजें बनाता है। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी कि वाटर जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके एंजाइम वर्क कर सकते हैं, और एंजाइम के लिए वाटर क्यों जरूरी है, ये बेसिकली 2 रीजंस ये हैं। और तीसरी बात मजीद, फिर हमने ये देखा कि भाई वाटर जो है इतने, और जब वाटर होगा तो एंजाइम काम करेंगे, और अगर एंजाइम काम करेंगे तो हमारी बॉडी जो है ना वो मैकेनिज्म कर सकती है। तो क्योंकि देखो ना, एंजाइम के बगैर तो जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए अब मैं फिर ये कह सकता हूँ कि वाटर इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ द लाइफ। ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि जब जब वाटर का इतना इंपॉर्टेंट काम है तो इसका मतलब इसीलिए अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा क्या रखा है? वाटर। 70% रखा ही वाटर। नेक्स्ट देखते हैं जी, रॉ मटेरियल इन द फोटोसिंथेसिस। और बच्चों फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें तो आपको क्या पता चलता है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में सनलाइट चाहिए, और इसकी मौजूदगी में आप क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में क्या बनेगा? ऑक्सीजन। अब आपको एक बात क्लियर कर रही है, और वो ये है कि फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? वाटर। और फोटोसिंथेसिस इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे कहूं अगर फोटोसिंथेसिस रुक जाए ना तो लाइफ में कोई भी चीज एग्जिस्ट ना करे। कैसे? इस अर्थ में कोई चीज रहे ही ना। अगर यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, वो किस वजह से? फोटोसिंथेसिस की वजह से। अगर मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं तो वो किस वजह से? क्योंकि वो कॉटन के, और वो कॉटन कहाँ से है? प्लांट से। और प्लांट कहाँ, प्लांट ने कहाँ से लिया है? वो स्टार्च, उसके अंदर है स्टार्च। और स्टार्च कहाँ से आया? फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ग्लूकोज से जो ग्लूकोज बना उसने फिर बाद में स्टार्च बनाया। तो एक्चुअली में ये पता चल गया कि भाई फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपसे कहता हूँ, आप कोई चीज खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल खा रहे हैं, एप्पल कहाँ से आया? प्लांट से। प्लांट से किसने लिया? फोटोसिंथेसिस। तो काम कहाँ पे क्या चला गया? फोटोसिंथेसिस में। आप रोटी खा रहे हैं, उसके अंदर क्या है? स्टार्च। स्टार्च किसका बना है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज कहाँ से आया है? वो फोटोसिंथेसिस से। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? वो चाहिए वाटर। इसका मतलब वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस के बगैर गुजारा नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ द लाइफ। तो बाकी उसके बाद रह गया लास्ट वाला पॉइंट, जिसका नाम है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये हेडिंग मैंने खुद से बनाई है। देखिए जी, प्लांट्स प्लांट्स जो है ना वो मूव नहीं कर सकते, तो उनको अपने आप को मेंटेन करना है, मतलब जिस जगह पे खड़े हैं उनको उसी जगह पे खड़ा रहना है अगेंस्ट द ग्रेविटी। और उनको अगेंस्ट द ग्रेविटी जब खड़े रहना है तो उनको एक एक रिजिडिटी चाहिए, एक सख्तपन चाहिए, और वो सख्तपन कौन देगा? वो वाटर देगा। प्लांट अपने सेल में वैक्यूल में बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर स्टोर कर लेते हैं। जब वाटर स्टोर कर लेते हैं तो वही वाटर उनको क्या रखता है? टर्जिड। और टर्जिडिटी की वजह से वो वहां पर स्टेबलाइज रह सकते हैं। तो हमने देखा ये वो बेसिक रीजंस हैं, ये वो बेसिक। इसके अलावा बेटा कुछ रीजंस ऐसी हैं जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करनी है। तो ये वो बेसिकली बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से हमने कहा कि वाटर इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ द लाइफ। तो यहां तक हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।